नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने कल वर्णमाला का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने हिंदी का सिलेबस भी देखा था और वर्णमाला को हमने परिभाषा देख ली थी और वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा था कि स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा जाता है वर्णमाला को। तो आज हम उसी के आगे की चर्चा अपनी इस क्लास में करने वाले हैं साथियों। देखते हैं, हम लोगों ने कल वर्णमाला के दो भाग, हमने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए बच्चों, वर्णमाला वर्णमाला को हमने कितने भागों में बांटा था बेटा? इस सर आपने कहा था दो भागों में बांटा गया है मुख्य तौर पर। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं हमारे व्यंजन। आप बताइए स्वर क्या होते हैं? मेरी पिछली क्लास में आपको बताया गया था, मैंने आपको बताया था। तो देखिए, हमने कहा था वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर कही जाती हैं। और वे ध्वनियां जो स्वरों के सहायता से बोली जाती हैं क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? व्यंजन कहलाती हैं। आज हम लोग स्वरों के अंग की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? स्वरों की। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, सर स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? आपको जब भी ये प्रश्न पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 11 होती है। अब कौन कौन से स्वर होते हैं तो देखिएगा, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, आई, ऐ, औ, औ। ये ही 11 बेटा स्वर हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्हीं को स्वर कहा गया है। जैसे आप देखते हैं अंग और आह, तो अंग और आह स्वर में नहीं गिने जाते। अभी हम आगे देखेंगे कि उन्हें क्या बोला गया है। ना तो वो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि इतने ही हिंदी भाषा में स्वर होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना होता है कि स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। आप देखिए, मुख्य तौर पर स्वरों को पहले, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सामान्य वर्गीकरण। क्या देखेंगे कि सर? सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। सामान्य वर्गीकरण कैसा होता है सर? आप देखिए, सामान्य वर्गीकरण में क्या है? सबसे पहला सामान्य वर्गीकरण में दो भाग बांटे गए हैं। कैसा सर? एक तो आपके होते हैं मूल स्वर। एक कौन से होते हैं कि सर? मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं सर? दीर्घ। दूसरों को हम कहते हैं बेटा संयुक्त, संधि स्वर बोला गया, सॉरी, क्या बोला गया है? संधि स्वर। अब मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं? तो बेटा मूल स्वर होते हैं आ, ई, उ और ऋ। यानी कि इनकी बेटा कितनी संख्या होगी कि सर? मूल स्वरों की संख्या तो 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब जो संधि स्वर हैं इनकी संख्या 11 टोटल थे, 4 ये हो गए, तो अब कितने बचे ये कि सर? ये 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। तो देखो, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सर? एक होते हैं दीर्घ स्वर, कह सकते हैं मूल दीर्घ स्वर। देखो, हम क्या बात कर रहे हैं? मूल दीर्घ स्वर। एक भाग क्या है कि सर? मूल दीर्घ स्वर नाम है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। आप देखिए बेटा, मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं कि सर? बड़ा आ, जिसे आप बोलते हैं बड़ी ई, और बड़ा उ, ये ना होते हैं। आगे देखिए, संयुक्त स्वर कितने होते हैं कि सर? संयुक्त स्वर 4 होते हैं। आई, ऐ, औ और आओ, ये होते हैं। अब देखो, इन्हें संधि स्वर का क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बड़ा आ है उसका ओ मिलके बना है। किससे मिलके बना है? आप देखें, जब छोटा आ प्लस छोटा आ, जब इनकी आपस में संधि होती है तब कहीं जाके ये दीर्घ आ बनता है। जैसे अब दीर्घ ई की बात कर रहे हैं, तो इसमें छोटी ई और छोटी ई जब मिलती है तब कहीं जाके बड़ी ई मिलके बनती है। अब बड़े ऊ की बात करें तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जब मिलता है आपस में, तब जाके दीर्घ ऊ की रचना होती है।
आप इन चीजों को समझ गए होंगे। इन्हीं का प्रयोग हम संधि में भी कर रहे होंगे। जब आप संधि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये किसके भाग हैं कि सर ये दीर्घ स्वर संधि का भाग होते हैं। ये क्या है, अब संयुक्त स्वर की बात करें, संयुक्त स्वर यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या कितनी है कि सर 4 है। जब आ और ई कह सकते हैं, जब मूल स्वर आ और मूल ई जब मिलता है तब क्या बनता है, आई बनता है। इसीलिए इसका उच्चारण भी ध्यान रखना। बच्चे गलत पढ़ते हैं, आई आई कर देते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या करते हैं, आई होता है। और बेटा जो ये है, ये जब हश्व आ और आपका आई मिलता है तब जाके अय बनता है, इसीलिए इसको अई पढ़ा जाता है और इसको हम अय पढ़ते हैं। अब इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि छोटा आ और छोटा ऊ मिलके औ की रचना करते हैं, इसीलिए इसे औ पढ़ा जाता है। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं। आ प्लस ओ मिलता है, इसीलिए इसे क्या पढ़ा जाता है, औ पढ़ा जाता है। अब आप एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। क्या सर आपसे प्रश्न पूछा गया मूल स्वर कितने हैं, तो सर 4 है। संधि स्वर कितने हैं सर, संधि स्वर कितने हैं, 7 हैं। अब जब आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, क्या पूछ लेगा, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, क्या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका कभी कभी क्या होता है, यहां देखो मैंने क्या लिखा है, मूल दीर्घ स्वर, तो इनकी संख्या कितनी है कि सर 3 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है सर, 4 है। जब आपसे सिंपल पूछा जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 7 है। या तो आपका संधि स्वर आए तो 7 बताना है, केवल दीर्घ स्वर आए तो 7 बताना है, और जब मूल दीर्घ स्वर आए तो आपको 3 बताना है, और संयुक्त स्वर आए तो 4 बताना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा भी हुआ है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है और ऑप्शन में 3 नहीं दिया होता है, दीर्घ स्वरों की संख्या 3 नहीं दिया होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, 7। ठीक है, इतनी बात आपको सामान्य वर्गीकरण स्वरों का समझ में आया। बेटा और भी आधार हैं, जो और भी आधार हैं हमारे स्वरों के वर्गीकरण के, आगे हम उनको देखते हैं। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं थोड़ा। जो बच्चा जैसे अपनी सुविधा के अनुसार नोट कर सकता है चीजों को, वैसे समझने की जरूरत है, इन सबको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर कैसे होता है, किन कौन कौन सा है। अभी हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, क्या बताएंगे, सामान्य वर्गीकरण। सर सामान्य वर्गीकरण में क्या बताया हमने आपको सर, 2 भागों में स्वरों को बांटा गया। कौन कौन सा सर, एक मूल स्वर होते हैं और एक संधि स्वर होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है सर, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। आ ई उ और ऋ होता है। अब इसके बाद संधि स्वरों की संख्या या दीर्घ स्वर आपसे पूछे जाए तो आपका आंसर आना चाहिए 7, और उसके भी 2 भाग किए गए, क्या क्या, मूल दीर्घ स्वर किया था और एक हमने संयुक्त स्वर किया था। मूल दीर्घ स्वर कितने हैं सर, 3 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं सर, 4 हैं। ये प्रश्न कईयों बार टेट में पूछा गया है कि संयुक्त स्वर आ, जैसे आ प्लस ई मिलके क्या बनाते हैं, आई किससे मिलकर बना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीटेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है, स्वरों का वर्गीकरण ही हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण ही हम पढ़ रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण। देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, इस स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। नंबर 1 किसके आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। स्वरों को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं कि सर, एक होते हैं मूल स्वर, या फिर इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहें, या इन्हीं को हम क्या कहें, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर कहें। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, या इन्हीं को हम लघु स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लघु स्वर। आगे देखें, अगला क्या है कि सर ये तो हमारे दीर्घ स्वर हैं, या तो हम दीर्घ स्वर कह लें या फिर हम द्विमात्रिक कह लें, द्विमात्रिक स्वर कह लें। ठीक है बेटा, या फिर हम क्या कहें, गुरु स्वर। आपने लघु और गुरु मात्राएं पहले से पढ़ रखी होंगी। आगे के मूल हो गया, दीर्घ हो गया, अगला क्या होता है, प्लुप्त स्वर।
प्लुप्त स्वर। देखिए बेटा, मूल ह्रस्व या एक मात्रक या लघु स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? कि सर 1 सेकंड का अगर समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम मूल ह्रस्व एक मात्रक या लघु स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं सर? आप तो मूल स्वर पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए आ, ई, उ और ये हमारा ऋ। ठीक है बेटा। और जब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगे, कितने सेकंड का? 2 सेकंड का समय लगता है, तो ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर या फिर गुरु स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होंगे? जरा देखें बेटा, आ, ई, उ, आई, अय, औ और आओ। ठीक है बेटा। विलुप्त स्वर कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा ओम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ओम। इनके उच्चारण में 3 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है बेटा? कि सर 3 सेकंड का समय लगता है। जो ये एस टाइप का बनता है, एस टाइप का बनता है, इसी को हम प्लुप्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? कि सर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सर? मूल ह्रस्व या एक मात्रिक स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर और प्लुप्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा? कि सर 4 होती है। दीर्घ, द्विमात्रिक या गुरु स्वरों की संख्या कितनी होती है? सर 7 होती है। प्लुप्त स्वरों की संख्या आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा। आपको ये याद रहे कि कितना 1 सेकंड का समय लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है और 3 सेकंड का समय लगता है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा आधार रहेगा? तो मैं इसको बेटा रफ कर लेता हूँ। इसको मैं रफ कर लेता हूँ। रफ करेंगे तो देखते हैं। थोड़ा सा वर्णमाला जो टॉपिक है बेटा, वो टाइम लेता है। टाइम लेता है। आप इसमें 4 से 5 क्लास आपको मैं देने वाला हूँ। छोटी छोटी होंगी, क्योंकि ये लगभग 2-2.5 घंटे का, 2 घंटे का तो कॉन्सेप्ट होता ही है वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे। मेरी वीडियो छोटी छोटी हैं, तो आप परेशान ना हो, आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। दूसरा आधार क्या है? कि सर दूसरा आधार है जीव की चलनता। जीव की चलनता के आधार, चलनता या चालकता कह दें। क्या कह दें? या हम वर्ड क्या लें? कि चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, या जीव शब्द यूज ना करके क्या ये वर्ड यूज करेगा? जीव वह यूज कर सकता है। तो बेटा इसके आधार पर वर्ड कैसे होते हैं? इनके आधार पर भी सर 3 भागों में वर्डों को बांटा गया है। कौन कौन से? कि सर अग्रस्वर। कौन से स्वर? अग्रस्वर। और कौन से स्वर? मध्य स्वर। और बताइए और कौन से होते हैं? पश्च स्वर। कौन से स्वर हैं? पश्च स्वर। हाँ सर ठीक है, पश्च स्वर। अब इनमें आपको रखना आना चाहिए कि कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है और कौन सा हमारा पश्च स्वर है। देखो, जब हमारी जीभ स्वरों को बोले और आगे की ओर टच करे, आगे की ओर भागे, तो वो अग्र स्वर। और जब हमारी जीभ बीच में कहीं रह जाए तो मध्य स्वर। और जब हमारी जीभ पीछे की ओर टच करे तो उसको क्या कहा जाता है? पश्च स्वर। लेकिन हम तो ऐसे सर भूल ही जाएंगे, ऐसे वर्ड याद रखेंगे बोल बोल कर, तो हम देख नहीं पाएंगे कि कौन सा वर्ड आगे है, कौन सा वर्ड बीच में है और कौन सा वर्ड पीछे है। तो आप एक बात याद रखिए, क्या? कि सर आपने जो 11 स्वर बताए हैं, उनमें आप एक बात रखिए, आपको हम कह रहे हैं क्या? कि सर अग्र मीन्स आगे, और आगे बताइए। हम लोग कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। क्या कहते हैं बेटा? लेडीज फर्स्ट। और लेडीज की बात मतलब स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो आपसे एक प्रश्न और यहाँ पर याद आ गया मुझे। क्या? कि सर जो स्वर हैं वो 2 भागों में बटे हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्वर व्यंजन दोनों। तो आपको ध्यान रखना है ई और ऋ, केवल ये 3 वर्ड स्त्रीलिंग माने गए हैं। क्या माने गए हैं बेटा? स्त्रीलिंग माने गए हैं। बाकी सभी वर्ड क्या हैं? पुल्लिंग हैं, पूरी वर्णमाला के। एक प्रश्न आपका तो ये पूछ लिया जाता है। अब आप देखें अग्र स्वर जो हमारे हैं, उनमें हम क्या रखने वाले हैं? कि सर ई और ई रखने वाले, ह्रस्व ई है और एक दीर्घ ई है।
आप और क्या ध्यान रखें कि सर इनसे मिलकर बनने वाले स्वर भी इसी में आएंगे। कौन कौन सा? कि सर आई और आय इसी में आ जाता है। क्या मैंने आपको बोला? आई और आय। अब देखो छोटा आ हमें कहाँ रखना है सर? मध्य। छोटा आ कहाँ रखना है? मध्य में। और जो कुछ भी बचा वो कहाँ डाल दो? नीचे। क्या हो गया? बड़ा आ। बड़ा आ के बाद क्या बचा बेटा? उ। उ, आओ और आओ। आप याद रखें। क्या याद रखें सर? हमको याद रखना पड़ेगा क्या सर? उ और ओ इनसे मिलकर बनने वाले ये हैं। ठीक है। आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। क्या? आओ उल्लू पीछे पीछे, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। जब आप इन दोनों को अच्छे से बता लेंगे तो ये अपने से निश्चित हो गया कि क्या बन रहा है। ठीक है बेटा। आज ये आप बहुत अच्छे से देखें। क्या है? जीभ की चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ई ई ई ई ई आई और अय इसका उच्चारण जरूर सीखें। मध्य स्वर में छोटा आ आता है, ह्रस्व आ आता है। पश्च स्वरों की संख्या ये है। आप इन चीजों को याद रखें। अगला आधार देखते हैं कि अगले किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पर किया गया है? देखिए बेटा, ओंठों की स्थिति के आधार पर। तीसरा क्या मैंने लिया? ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है सर। ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटे गए। कौन कौन से भागों में? 2 भागों में। एक होते हैं बेटा व्रतमुखी। कौन से होते हैं? एक होते हैं व्रतमुखी, एक होते हैं अव्रतमुखी। क्या होते हैं? अव्रतमुखी। तो देखो बेटा, व्रतमुखी और अव्रतमुखी बड़ा आसान है। जिन शब्दों को बोलने में हमारे ओंठ व्रत जैसा रूप धारण करें, जरा बोल के देखो उ उ। तो आप देख रहे हैं हमारे वर्ड जो ओंठ हैं हमारे कैसे हो रहे हैं? गोलाई का शेप ले रहे हैं, यानी व्रत जैसे बन रहे हैं। तो उ तो इसमें आता है और इससे इसकी सहायता से भी तो 2 वर्ड बने हैं। जैसे औ, तो औ में भी हो जाएगा, औ तो उसमें भी गोल होगा। तो केवल ये 4 वर्ड किसमें हैं? आपको व्रतमुखी में। बाकी पूरा जो बचे हुए 7 हैं वो कैसे हैं? अव्रतमुखी में। कौन कौन बचा है? आ, ई ई, ऋ, आई और अय। आप देख पा रहे हैं ये आपको ओंठों की स्थिति के आधार पर बता दिए गए। ठीक है। ओंठों की स्थिति के आधार पर बता दिए गए। अगला प्रकार देखते हैं कि किस आधार पर फिर बांटा गया है। ठीक है। अगला आधार देखते हैं कि किस आधार पर हमें बांटा गया है। देखते बेटा, अगला प्रकार किसके आधार पर है? चौथा, मुख विवर। मुख विवर खुलने, विवर खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर। ठीक है बेटा। ये 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? कि सर एक होता है विव्रत। क्या होता है? एक विव्रत। दूसरा क्या होता है? कि सर एक होता है संव्रत। क्या होता है? एक संव्रत। सी क्या है? सर अर्ध विव्रत। क्या है? अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। और डी क्या हमारा? अर्ध संव्रत। क्या है बेटा? अर्ध संव्रत। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या होता है। तो विव्रत का अर्थ होता है खुला हुआ, खुला हुआ। और संव्रत का अर्थ होता है बंद। यानी कि क्या हुआ? जब हमारा मुख विवर खुलता है और जब हमारा मुख विवर बंद होता है। मुख विवर का मतलब हमारा मुंह। उनके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। आप बताइए कि आप हम अंदाजा लगाते हैं कि देखिए भैया किसमें क्या आता है। जरा एक बात बोलो, आ बोलो, आ। तो आप देख रहे हो आ, तो आपने बोला हर्ष आ बोला तो आपका मुंह बीच में रह गया, थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला। और जब आप बड़ा आ बोल रहे हैं तो पूरा मुंह खुल जा रहा है। यानी कि छोटा आ आपका क्या है? अर्ध, सॉरी, अर्ध विव्रत में आ रहा है, मुंह खुल रहा है। और बड़ा किस में आ गया? विव्रत। विव्रत में एकमात्र स्वर आता है बड़ा। अब बेटा क्या है? संव्रत और अर्ध संव्रत। तो आप ये बताइए ई ई,
देखो विवृत का मतलब खुला हुआ, तो आप देखो नीचे से जब ऊपर मुंह जाता है तो उसे बोलते हैं खुला हुआ, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो होता है बंद, यानी उसे बोलते हैं समृत। तो आप देखें ई, आप देख रहे हैं आपके दांत जो हैं वो दब रहे हैं, ओंठ नीचे की ओर आ रहे हैं, ई ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा मुंह बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। तो बेटा ई इसी में आएंगे। अब आप देखें उ बोल के देखें, क्या बोल के देखें, उ। तो आप देख रहे हैं हमारा मुंह अभी भी बंद जैसा है, तो उ भी किस में आया। आपको देखो मेरा इतना ही मानना है कि आप इन चीजों को इतना याद रखें। बाकी चीजें कौन सी बची कि सर बाकी के 4 स्वर बचे, कौन कौन से, आई, आए, औ और आए। तो आप जानते हैं आई और औ ये छोटे हैं, और औ और औ वो सॉरी अय और अव जो है वो बड़े हैं अगर चारों में बात करें। तो देखो आप हमने कैसे याद रखा है कि सर इसके पास आ है पहले से, इसके पास कुछ भी नहीं, तो ये ताकतवर इंसान हो गया। इसने कहा कि हमें बड़े बड़े दे दो, और बड़े बड़े का मतलब इनका दीर्घ दीर्घ इसने ले लिया। अब जो 2 बचे हैं वो इसके पास आ गए। देखो मैं कभी इस प्रकार से भूलता नहीं हूँ परीक्षा में, जिस प्रकार से मैंने याद रखा है वैसे ही आप भी याद रखें इनको। एक लास्ट प्रकार बचा है हमारे हिसाब से 5वां, क्या, मुंह व नाक से हवा निकलने के आधार पर, क्या है, हवा निकलने के आधार पर क्या होता है बेटा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं बेटा निरुनासिक, निरुनुनासिक, और एक होते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। ये वर्ड कैसे होते हैं, निरुनासिक और अनुनासिक। आप देखो निरुनासिक का मतलब होता है जिसमें मुंह से हवा ज्यादा निकले वो निरुनासिक, और जिसमें नाक का सहारा ले लिया जाए वो होते हैं आपके अनुनासिक। जैसे इनमें सभी स्वर आ जाएंगे, सिंपल वाले जो हैं सभी स्वर आ जाएंगे, और जब स्वरों पे क्या आ जाए, अनुनासिक, यानी कि जब चंद्र बिंदु आ जाए, इस प्रकार के आपसे किसी भी स्वर पर ऐसे चंद्र बिंदु आ रहा हो तो उनको क्या कहेंगे, हम अनुनासिक स्वर कहेंगे। ये कैसे स्वर हैं, निरुनासिक, और ये कैसे स्वर हैं, अनुनासिक। आपने देखा कि हमने आपको 5 आधार बताए हैं, अब हम आपको एक साथ पांचों को मिलके बता रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके और आपके दिमाग में सारी चीजें ठहर सकें बेटा। और ये स्वरों का वर्गीकरण पर ये वीडियो आज खत्म हम करते हैं, ठीक है। कल फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए बेटा सबसे पहला हमने क्या आधार बताया कि सर सबसे पहला आपने हमें आधार बताया था मात्रा। आप देखें मात्रा व उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मात्रा व उच्चारण के आधार पर, ठीक है गुड़िया, मात्रा व उच्चारण के आधार पर। और सर इसमें आपने 3 पार्ट बताए, कौन से सर, ह्रस्व बता दिया, मूल बता दिया, एक मात्रिक बता दिया, क्या बता दिया, एक मात्रिक बता दिया, और लघु स्वर भी आपने सर कहा था। बी बिंदु में क्या आया कि सर आपने कहा दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ के बाद द्विमात्रिक भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं, और हमारा गुरु स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सी क्या था सर, प्लुप्त स्वर आपने बताया था। पहले हम सभी के नाम लिखते हैं फिर सबका फिर से बंटवारा करेंगे, एक बार फिर आपको समझाएंगे। दूसरा सर आपने क्या बताया, दूसरा हमने आपको जीवा या जीव कहें, जीवा या जीव कहें कि चलनता के आधार पर बताया, किसकी, चलनता के आधार पर बताया था बेटा, ठीक है। किस किस में बांटा सर, इसमें भी आपने 3 पार्ट बांटे, कौन से सर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और हमारा पश्च स्वर, और हमारा पश्च स्वर। अगला सर आपने जो तीसरा बताया था वो किसके आधार पर बताया सर, ओंठों की स्थिति के आधार पर, किसकी स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर बेटा क्या होता है, एक हमारे होते हैं व्रतमुखी, क्या होते हैं, एक होते हैं व्रतमुखी, दूसरा क्या होता है अव्रतमुखी,
ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा टाइप क्या बताया था सर? मुख्य विवर खुलने के आधार पर। मुख्य विवर खुलने के आधार पर। इसमें क्या आया सर? इसमें तो 4 टाइप आ गए सर। कौन कौन से 4 आ गए सर? एक आया समृत। कौन सा आया? समृत। दूसरा क्या आया? सॉरी, पहले आपने क्या लिखा था सर? पहले लिखा था आपने विव्रत, फिर आपने लिखा समृत, और उसके बाद क्या लिखा? अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत। और डी क्या आया था? अर्ध समृत। क्या आया था? अर्ध समृत। और पांचवा मैंने क्या बताया था? मुंह व नाक से या नासिका से हवा निकलने के आधार पर। निकलने के आधार पर आपसे ये आधारों पर पूछा जाता है। एक इसमें पहला क्या बताया सर? पहला बताया निरुनासिक। निरुनासिक। और अगला क्या बताया था सर? अनुनासिक। अनुनासिक। एक बार बेटा 2 मिनट में पूरी वर्णमाला जो आपको मैंने लगभग 25 मिनट में जो पढ़ाया होगा उसका 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। एक बार फिर से देखें। मात्रा, यहाँ से आपसे हम पूछते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो जितने स्वर हैं उतनी तो मात्राएं है नहीं, क्योंकि छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सबकी मात्राएं होती हैं। तो जब सभी की मात्राएं होती हैं तो आपको मात्राओं की संख्या अगर पूछ ली गई, क्या पूछ लिया गया कि सर अगर हमसे मात्राओं की संख्या पेपर में अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है 10। किसकी मात्रा नहीं होती? हश्व आ की मात्रा नहीं होती। अब आप देख रहे हैं हश्व आ मूल एक मात्रिक, यानी एक मात्रा वाले, या फिर हमने आपको बताया था जिनमें 1 सेकंड का समय लगे, जिनमें 2 सेकंड का समय लगे, और जिनमें 3 सेकंड का समय लगे, जिनके उच्चारण में मात्रा इसकी 1 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है, इसकी 3 मात्रा होती है। आपने देखा होगा लघु मात्रा के लिए ऐसे हम एक लाइन यूज करते हैं, गुरु मात्रा के लिए हम ऐसे यूज किया करते थे। जब मात्रा छंदों में हम काउंट करेंगे तब हस्व स्वर में कितने आए सर? 4 आए। आ ई उ, आ ई उ और ऋ आया। दीर्घ में सर 7 आए। आ ई उ, आई, ऐ, औ और आओ। ठीक है बेटा। प्लुप्त में आपको याद रखना एस टाइप का ऐसे बना होगा, ऐसे एस टाइप का जो बना होगा जैसे ओम। ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर हमने आपको क्या बताया? इसके लिए एक ट्रिक याद रखी। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। तो आओ, आओ उल्लू, आओ उल्लू पीछे पीछे, तो इससे बनने वाले वर्ड भी आ गए दोनों। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। अब कौन बचा सर? जो बचा उसको यहाँ रख। तो लेडीज डिपार्टमेंट में तो इसे कहता हूं कि ये वर्ड क्या है? स्त्रीलिंग। हमने आपको बताया था स्त्रीलिंग अगर वर्ड पूछे जाए पूरी वर्णमाला में तो केवल बेटा 3 हैं, ई और ऋ, बाकी सभी पुल्लिंग हैं। ठीक है। इसके बाद देखो ओठों की स्थिति के आधार पर व्रतमुखी और अव्रतमुखी कहा गया। तो व्रतमुखी में कौन कौन से वर्ड आए? उ आया। अब हम आपको ये नहीं बता रहे कि इसमें क्या स्थिति होगी, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जब ओंठ हमारे वृत्त का शेप ले लें तो व्रतमुखी। अब यहाँ पर जो कुछ भी बचा है वो क्या हो गया? अव्रतमुखी। जैसे आ ई आई, आए, और इसी में ऋ भी आ जाएगा बेटा। आगे देखें। मुख्य विवर खुलने के आधार पर क्या आया कि सर छोटा अर्ध विवृत में आया था, बड़ा आ इसमें आया था। ठीक बात है। समृत में कौन आया? ई आया, उ आया। ठीक है। अब कौन बचा सर? आई और औ तो इसमें आए और बड़े वाले इसमें आ गए, इनका दीर्घ जो है वो इसमें आ गया। निर्नासिक में क्या था? सभी स्वर, क्या लिखा मैंने? सभी स्वर निर्नासिक होते हैं, लेकिन जब इन पर जैसे अंग पर ऐसे आ पे चंद्र बिंदु लगा दिया, बड़े आ पे लगा दिया, छोटे ई पे लगा दिया, तो जब ऐसे बड़ स्वर मिले तो इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। ठीक है बेटा। आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिए। जिसको बच्चे को प्रॉब्लम कोई है तो इस वीडियो को वो दोबारा देख ले। हम आपसे प्रॉमिस करेंगे कि इस तरीके से समझाए कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिली होगी और आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली क्लास में हम लोग
व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले होंगे। जी धन्यवाद।